मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं फ्री करियर काउंसलर यूट्यूब चैनल से मनोरंजन कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये जो आज मैं सब्जेक्ट लेके आया हूं, ये आपका जो है इंटरव्यू के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। स्पोर्ट्स सेक्टर का जो भी टर्म यूज़ होता है, जो भी शब्दों का इस्तेमाल होता है इंटरव्यू में, जो सवाल पूछे जा सकते हैं, मैं दावा करता हूं कि 50% क्वेश्चन जो है इसी से आएंगे। इसलिए इस इंटरव्यू को पूरा, इस जो है वीडियो को पूरा देखिए, ताकि इंटरव्यू में आप जो पोर्ट का इंटरव्यू है, चाहे वो आईपीए कंडक्ट करे या जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कंडक्ट कर रही है, इसमें आप मतलब कि 100% सफल होंगे अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो चलिए, लास्ट पॉइंट जो है, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बताता हूँ। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट का जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है, जो हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स के लिए, देखिए जो सुप्रीम बोस है, चेयरपर्सन है, देख रहे हैं, ठीक है। चेयरपर्सन के बाद डिप्टी चेयरपर्सन है, ये एक होते हैं। चेयरपर्सन, डिप्टी चेयरपर्सन एक होते हैं, एक हल्दिया के लिए, एक कलकत्ता के लिए। डिप्टी चेयरपर्सन और चेयरपर्सन एक ही होते हैं, दोनों देखते हैं। उसके बाद जनरल मैनेजर्स, ठीक है। उसके बाद अलग अलग विभागों के जनरल मैनेजर्स होते हैं, जीएम होते हैं, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन, जीएम मैनेजमेंट एंड सर्विसेज हो गए, जीएम इंजीनियरिंग हो गए, जीएम मरीन हो गए, जीएम ट्रैफिक हो गए। तो इस तरीके से 4-5 जीएम होते हैं। इसके बाद देखिए, आप जैसा कि देख रहे हैं, सीनियर डिप्टी मैनेजर्स, ठीक है। तो इसके बाद जो सभी विभागों के जो है जीएम हो गए, हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट के, और सभी जो प्रभाग होते हैं, जो आपके डिविजन्स होते हैं, उसके इंचार्ज सीनियर डिप्टी मैनेजर होते हैं। टोटल लगभग 10 सीनियर डिप्टी मैनेजर्स हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जो इंडिपेंडेंट डिवीज़न को देखते हैं। तो चलिए, हम इसी तरह से आगे चलते हैं। तो आपने एक समझा, तो चेयरपर्सन इज़ द टॉप बॉस, उसके बाद डिप्टी चेयरपर्सन, इसके बाद जनरल मैनेजर्स, फिर सीनियर डिप्टी मैनेजर, फिर डिप्टी मैनेजर्स, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर्स। तो सब आप ज्वाइन करेंगे असिस्टेंट मैनेजर्स में, चाहे किसी भी प्रभाग में ज्वाइन करेंगे। इसके बाद आपका प्रमोशन होगा डिप्टी मैनेजर्स के लिए, उसके बाद सीनियर डिप्टी मैनेजर्स, जनरल मैनेजर्स, डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन। ये है ऑफिसर्स का जो है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। चलिए, तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आप लोग समझ गए हैं। सेम अगर कलकत्ता डॉग की बात करें, कलकत्ता डॉग में जो होगा सीनियर असिस्टेंट ट्रैफिक मैनेजर, जो नीचे का पोस्ट होगा असिस्टेंट मैनेजर की जगह, उसके बाद डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर, उसके बाद सीनियर डिप्टी ट्रैफिक मैनेजर, ट्रैफिक मैनेजर, उसका डिप्टी चेयरपर्सन, चेयरपर्सन तो रहेगा ही। तो आपको सिर्फ ट्रैफिक वर्ड लग जा रहा है, बाकी चैनल यही रहेगा। इसको ध्यान रखिए, इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ताकि इसका आप सही से उत्तर दे सकें। तो इसके बाद हम चलते हैं, आपको बेसिक चीज़ बताते हैं जो इंटरव्यू में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होगा। तो चलिए, आपका इंटरव्यू के लिए पूर्ण रूप में मैं तैयारी करवा देता हूँ, जिससे कि आप बहुत अच्छे से रिप्लाई कर पाएँ, आप कोई भी सवाल का जो है उत्तर ऐसा ना हो कि न दे पाएँ। इसके लिए आपको बस लास्ट मिनट की तैयारी मैं करवा देता हूँ। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर इसको आप देख लेंगे तो मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि आपका जो है 50% क्वेश्चंस इस वीडियो से ही होंगे। तो आप देखिए, कंटिन्यू रखिए और इसको देखिए। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ों को मैंने संग्रहित किया है जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक झलक इसको देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं एक एक करके समझाता हूँ। देखिए, ये रहा, ये एक झलक मैं दिखा देता हूँ, ताकि आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए कि मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, जो कि आपके इंटरव्यूज़ में इसी से सीधे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आपको नहीं जानते तो इसको एक बार रीडिंग दे दीजिए। इसका मैंने जो है कंटेंट भी वहाँ पे लगा दिया है, जिसको आप वहाँ पे देख सकते हैं वीडियो के पास में। तो जा करके इस तरीके से आपका कंटेंट भी दे दिया और वीडियो भी। तो देखिए, कंटेंट में बहुत सारी चीज़ ऐसी होती है जो कि आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं जो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो चलिए, मैं शुरुआत करता हूँ अभी। तो जैसा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बता चुका हूँ, और आगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ अभी, सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो जब पूछा जाएगा आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो आपको कैसे उत्तर देना है। तो देखिए, आपको ब्रीफ हिस्ट्री पहले बताना है, जैसे आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग, ठीक है, एट जो भी स्कूल का नाम है। उसके बाद वेयर आई डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन सपोज फिजिक्स, देन फिजिक्स, जो भी सब्जेक्ट आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आई देन परस्यूड माई हायर एजुकेशन एट, अपना जो कॉलेज में पढ़े हैं, वेयर आई अर्नड अ डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, योर डिग्री एंड स्पेशलाइजेशन जो भी होगा, कॉमर्स इंजीनियरिंग, वो डालना है। उसके बाद क्या डालना है फिर, एडिशनल कोर्स। एडिशनल कोर्सेज क्या किया है, अलॉन्ग विथ माय फॉर्मल एजुकेशन आई हैव आल्सो टेकन अप कोर्सेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। जो भी आपका रिलेवेंट कोर्सेज है वो आप वो बोल सकते हैं, प्रोग्रामिंग, ये वो। उसके अलावा फिर आपको क्या बोलना है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, तो अगर है कोई और चीज़ें नहीं तो प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर के बारे में शामिल कर दीजिए। फिर आप लैंग्वेज क्या जानते हैं वो शामिल कर दीजिए, आई एम, ठीक है, फ्लुएंट इन
लैंग्वेज जैसे इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तेलुगु, व्हाट एवर अप्लीकेबल, ठीक है, विच इनेबल्स मी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली इन बोथ प्रोफेशनल एंड पर्सनल सेट लाइफ या सेटिंग जो भी है, ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। फिर आपका हॉबीज एंड इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं। इन माई फ्री टाइम आई इंजॉय रीडिंग बुक्स, जो भी आपका हॉबी है, ट्रेवलिंग, समथिंग, वॉकिंग, प्लेइंग म्यूजिक, जो भी आपको अच्छा लगे, पेंटिंग, वो आप दिखा सकते हैं। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बता सकते हैं कि आई हैव एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग माई एजुकेशन, स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम, जो भी व्हाट एवर यू अप्लीकेबल, सच एज, जो भी है वो आप मेंशन कर देंगे। दिस एक्सपीरियंसेस हेल्प मी, ठीक है, टू डेवलप टीम वर्क, जो भी चीज़ आपको कम्युनिकेशन जो आपको इफेक्टिव है, जिसके हिसाब से ये देंगे। उसको वैल्यू एडिशन भी देना है। आई बिलीव आई ब्रिंग, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रेंथ है, क्या क्या आपका स्ट्रेंथ है, वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं कि, ठीक है, जैसे एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर, क्विक लर्निंग्स, ये सब दिखा सकते हैं। आई एम कॉन्स्टेंटली सीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ टू इंप्रूव द ग्रो इन माई प्रोफेशनल करियर। स्ट्रेंथ क्या है वो दिखा सकते हैं। माई स्ट्रेंथ इंक्लूड, जो भी आपका स्ट्रेंथ है वो 2-3 पॉइंट सोच के रखिए, वो दिखा दीजिए। कम्युनिकेशन एनालिटिकल, एम्बिशन ऑफ लाइफ क्या है आपका, वो दिखा दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन का सही तरीके से उत्तर प्रेजेंट करना हुआ, आंसर प्रेजेंट का। सेम अगर आएगा टेल अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड, तो कुछ लोग क्या करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में जो नहीं बोलना होता वही बोल देते हैं, उतना चीज़ बोलने की जरूरत नहीं। फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया है, जैसे आई बिलोंग टू ए, जो भी है आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कि ज्वाइंट है, न्यूक्लियर है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो आप मेंशन कीजिए, ठीक है। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, या अपर मिडिल क्लास फैमिली, जो भी है आप मेंशन कीजिए। ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। माय फादर मदर जो भी हैं, सो एंड सो, एंड हैज़ बीन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन माई वर्क एथिक्स एंड वैल्यूज, जो भी आपका कहना चाहते हैं। माई फैमिली हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड माई एंडेवर्स, जो भी चीज़ आप है फैमिली के बारे में इस तरीके से रिप्लाई करेंगे, ठीक है। और जैसे क्वेश्चंस रिलेटेड टू योर विलेज एंड सिटी, याद रखिए, आप जहाँ से आए हैं, चाहे ट्रेन से आए हैं, बस से आए हैं, जैसे भी आए हैं, आपका उससे जो भी संबंधित है, आपका होम टाउन से संबंधित क्वेश्चन, जैसे सपोज यू आर फ्रॉम हावड़ा, देन हावड़ा ब्रिज इज फेमस फॉर, क्वेश्चंस में भी आस्क फ्रॉम द हावड़ा ब्रिज, ठीक है। दिस ऑल टाइप्स ऑफ थिंग्स मे बी कवर्ड इन योर इंटरव्यू। तो यू मस्ट बी रेडी एंड कॉन्फिडेंट, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन इंटरव्यू, सो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटेड टू योर विलेज एंड सिटी से हो गया। उसका इफ आस्क अबाउट योर वीकनेस, अगर कोई वीकनेस से क्वेश्चंस पूछते हैं कि टेल मी अबाउट योर वीकनेस, यू मस्ट ऑनेस्टली रिप्लाई व्हाट एवर वीकनेस यू हैव, ठीक है। तो बी ऑनेस्ट बट ऑल्सो सो डैट यू आर प्रोएक्टिव अबाउट इम्प्रूविंग इट। जैसे आपको ये भी दिखाना है कि आपका कोई वीक पॉइंट है, तो यू आर वर्किंग टू इम्प्रूव द इशू, ठीक है। आप उस इशू को आप इम्प्रूव करने के लिए अपना वीक पॉइंट पे काम कर रहे हैं, वो भी लास्ट में बोलना है, ठीक है। सम नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है आपको मैं बता देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए, हेयर आर सम द मैरीटाइम जनरल नॉलेज क्वेश्चंस विद देयर ब्रीफ आंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हेन द कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। तो देखिए, कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट वाज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट इन 2020, 2020 में। क्यों, किस लिए हुआ? नरेंद्र मोदी जी आए थे, 150वीं वर्षगांठ मना रही थी कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट जो है, अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रही थी 2020 में। तो इससे आप यही पता कर सकते हैं कि इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, जब 2020 में 150वीं वर्षगांठ मना रही थी, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रख दिया। तो अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हु वाज श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाज एन इंडियन पॉलिटिशियन, ए प्रोमिनिएंट लीडर and the founder of the Bharatiya Janata Party BJP. He was also the first minister of the industry and supply in the independent India. तो इतना काफ़ी है। इंटरव्यू में ज़्यादा नहीं बोलना है, मतलब चीज़ों को बहुत कम बोलना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है, ठीक है। अब वो पूछ सकते हैं टेल अबाउट हल्दिया, बिकॉज हल्दिया पुट क्यों बनी, जब कलकत्ता रहते हुए हल्दिया, तो अब बोल सकते हैं कि जो है डीप ड्राफ्ट वेसल को लेने के लिए, क्योंकि कलकत्ता में ड्राफ्ट कम होते हैं, तो ज़्यादा ड्राफ्ट के वेसल्स को लेने के लिए हल्दिया बनी है। ये तो क्वेश्चन आ सकता है उसका, टेल अबाउट हल्दिया के बारे में क्या जानते हैं। तो हल्दिया जो पोर्ट सिटी लोकेटेड इन द वेस्ट बंगाल इन ये पूर्व मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज एंड पोर्ट प्रेजेंस एंड इज एन इंपॉर्टेंट हब फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स लाइक पेट्रोलियम, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। आप बोल सकते हैं कि पोर्ट लीड इंडस्ट्री, पोर्ट है तो पोर्ट लीड इंडस्ट्रीज रहेगी ही, इस तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हैं। हल्दिया डॉक एंड कोलकाता पोर्ट्स आर अंडर विच मिनिस्ट्री। क्वेश्चन ये आ सकता है कि हल्दिया डॉक एंड कोलकाता पोर्ट्स आर अंडर विच मिनिस्ट्री, मतलब भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आप उसको बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, जो कि पहले इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग था, अभी बदल करके इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसमें से पूछ सकते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, क्या है। तो सबसे पहले ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। उसका इट इज़ ए मेजर पोर्ट, ये किस मतलब है, किस मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट के तहत ये है। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी अंडर द मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2020। अभी जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट
एक्ट 2021 के हिसाब से काम होती है। और ये है एक, याद रखिए, स्टैच्यूरी बॉडी है, मतलब ये संवैधानिक निकाय है। जो संवैधानिक निकाय के अलावा ये ऑटोनोमस बॉडी भी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, आप ये सब जान गए हैं। इसका डिफरेंस बिटवीन आपको बोल सकते हैं कि आप जब बोल दिया ऑटोनोमस बॉडी, डिफरेंस बिटवीन आप बताइए कि पीएसयू क्या है, पीएससी क्या है, ऑटोनोमस बॉडी क्या है, स्टैच्यूरी बॉडी क्या है। देखिए, पीएसयू मोस्टली पब्लिक मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ये गवर्नमेंट ऑन्ड कॉर्पोरेशन और कंपनी होती है, जिसमें कुछ गवर्नमेंट का शेयर होता है, कुछ प्राइवेट पार्टीज का शेयर्स होते हैं। ठीक है, उसका पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब गवर्नमेंट रन कॉर्पोरेशंस और एंटिटीज़ को बोलते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। एकदम सिंपल, एक लाइन में उत्तर देना अगर पूछा जाए तो। और जहाँ ऑटोनोमस बॉडी की बात करा जाए तो एन ऑर्गेनाइजेशन डेट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली बट इज़ फंडेड बाई द गवर्नमेंट। मतलब समटाइम्स क्या होता है कि इससे कुछ ऑटोनॉमी पावर होता है जो गवर्नमेंट हर चीज़ के लिए, हर डिसीजन के लिए गवर्नमेंट के पास नहीं जाया जाता है। तो इसलिए ये जो है ऑटोनॉमस बॉडीज़ में आते हैं मेजर पोर्ट ट्रस्ट। जो भी 12 मेजर पोर्ट हैं उसमें से 11 जो है ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, एक है जो पीएसयू है। वो नीचे हम आपको बताते रहते हैं एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा ऑटोनॉमस बॉडीज़ क्या है, स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है, और पीएसयू क्या है, पीएससी क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब स्टैच्यूटरी बॉडी क्या है, तो यार एन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर। ठीक है, तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021। अब क्वेश्चन ये आता है मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 क्या है। तो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 जो है was introduced to enhance the autonomy of the major ports in India, providing them with the power to make decision related to tariff, land leasing and cargo handling। देखिए बेसिकली, देखिए इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन करना चाहूँगा कि पहले क्या होता था। जब पोर्ट एक्ट ट्रस्ट 1963 जब चल रहा था, पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963, तो इसमें से क्या था कि बहुत सारी चीज़ें के लिए हर मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता था हर छोटे डिसीजन के लिए। देखिए यहाँ पे कलकत्ता में अगर कोई पोर्ट है, इसका टैरिफ कहाँ डिसाइड होता था, TAMP करके एक ऑर्गेनाइजेशन था, ट्रैफिक अथॉरिटी ऑफ मेजर पोर्ट्स, मुंबई में। तो कलकत्ता का क्या सिचुएशन है, यहाँ का क्या इन्वायरमेंट है, सपोज विशाखापट्टनम का क्या है, वो मुंबई बैठ के नहीं देख सकते हैं। मुंबई बैठ करके डिसाइड करना संभव नहीं था। यहाँ पे कंपटीशन क्या है, क्या मार्केट इशू है, इसलिए इसको पोर्ट सभी बंदरगाहों को ऑटोनॉमी पावर देने के लिए मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 की जरूरत पड़ी, जिससे कि अभी जो है ये खुद टैरिफ अपना डिसाइड कर सकती है बोर्ड मीटिंग करके। ठीक है, ये बोर्ड के अप्रूवल के तदुपरांत ये अपने हिसाब से टैरिफ डिसाइड कर सकती है। तो ये आपका पिक्चर क्लियर हो गया कि मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 वाज इंट्रोड्यूस्ड टू एनहांस द ऑटोनॉमी ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया, प्रोवाइडिंग देम विद द पावर टू मेक डिसीजन रिलेटेड टू द टैरिफ, लैंड्स लीजिंग एंड कार्गो हैंडलिंग। ये पूरा चीज़ समझ में आ चुका है। चलिए मेजर आपको बोले मेजर डिफरेंस बिटवीन मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट 1963 एंड मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 में क्या हो सकता है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये है कि द 2021 एक्ट गिव्स मोर ऑटोनॉमी टू मेजर पोर्ट्स and align them with corporate management, while the 1963 Act focused on the functioning of port trust। सिंपल है, उसमें सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोनॉमी पावर ज़्यादा मिल गया है बस। अब है कि पोर्ट्स की जरूरत क्यों पड़ी, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ये सब के लिए। तो व्हाट इज एक्सपोर्ट, ये क्वेश्चन 100% पूछा, एक्सपोर्ट क्या है। तो एक्सपोर्ट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ सेंडिंग गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फॉर ट्रेड और सेल। तो इसमें आपको फोकस किया जाए कि गुड्स सर्विस आएगा कि नहीं आएगा, सर्विस भी आएगा एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट मतलब अंदर आया। ठीक है, तो इंपोर्ट इज द एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग गुड्स और सर्विसेज इनटू वन कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री फॉर ट्रेड और सेल, दैट इज आपका हो गया इंपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट समझ चुके हैं। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए ही यहाँ पे पोर्ट खुला हुआ है, जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही मेन बिजनेस होता है। ठीक है, तो उसके लिए सारे सपोर्टिंग काम होते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को करने के लिए ही सारे जो भी है सपोर्टिंग काम होते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट जो है रिक्वायर्ड फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए कॉमन डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग क्या होता है, कमर्शियल इनवाइस तो जरूरत पड़ेगा ही, बिल ऑफ लेडिंग BL जिसको बोलते हैं, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, एंड लेटर ऑफ क्रेडिट। इस तरह से कस्टम के क्लियरेंस जो है, बिल ऑफ एंट्री होता है, IGM होता है। ठीक है, इंपोर्ट IGM, EGM, एक्सपोर्ट मैनिफेस्ट। तो इस तरीके से इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, IGM, तो IGM, EGM ये सब डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं। और इसके बाद देखिए हिंटरलैंड के बारे में क्या जानते हैं। हिंटरलैंड पूछा जा सकता है, हिंटरलैंड क्या है। तो हिंटरलैंड रेफर्स टू इनलैंड एरियाज दैट आर सर्व्ड बाय अ पोर्ट। इट्स द एरिया फ्रॉम विच द पोर्ट ड्रॉस इट्स कार्गो और सर्विसेज। जैसे हिंटरलैंड, हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कलकत्ता जो है, या कलकत्ता डॉक सिस्टम है, इसका हिंटरलैंड काफ़ी बड़ा है। हिंटरलैंड मतलब जहाँ तक हम सर्विस को पहुँचा सकते हैं या कार्गो को पहुँचा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि नेपाल, भूटान, इन देशों को भी बांग्लादेश में तो खैर अपना पोर्ट है उनका, बट नेपाल भूटान टोटली लैंडलॉक एरिया है।
तो इसका जो कार्य क्षेत्र है नेपाल भूटान के लिए पूरा कवर करती है कलकत्ता पोर्ट। तो कलकत्ता पोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल भूटान को अगर कोई ट्रेडिंग फॉरेन से करना है थ्रू शिप, तो उनको कलकत्ता पोर्ट के थ्रू ही करना आसान होगा। इसलिए कलकत्ता पोर्ट नेपाल भूटान का कार्गो भी यहाँ से होता है, ठीक है, नेपाल भूटान बेस्ड कार्गो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था। तो अब है कि अगला क्वेश्चन हो सकता है कि कंपिटिटिव पोर्ट्स ऑफ हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स और श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कौन हो सकता है। तो देखिए जो आसपास का पोर्ट्स हैं वही तो होगा, जो डीप सी पोर्ट होगा जहाँ पे कि हमारा हमसे ज़्यादा कार्गो करने की कैपेसिटी है। तो देखिए प्राइवेट पोर्ट यहाँ पे धामरा पोर्ट है, उसके अलावा गवर्नमेंट पोर्ट पारादीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है। तो इन तीनों पोर्ट्स में है बेसिकली हल्दिया का कंपिटिटिव पोर्ट्स है, क्योंकि इस साइड को एरिया को कवर कर लैंड जो हमने बोला हिंटरलैंड को कवर करने के लिए लोग वहाँ से भी कार्गो ले सकते हैं यहाँ पर अगर डिफिकल्टीज हो तो। उसके बाद नया अभी चर्चित है बधावन पोर्ट। बधावन पोर्ट के बारे में जान लीजिए। एक जॉइंट वेंचर है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ये JNPT की, जवाहरलाल नेहरू JNPA पोर्ट अथॉरिटी की, जिसमें से क्या है कि 75-25 का शेयर है। बधावन इज द प्रपोज पोर्ट इन महाराष्ट्र इंडिया एम एज ईजिंग कंजेशन इन नियर बाई पोर्ट्स एंड इन्हेंसिंग इंडिया शिपिंग कैपेसिटी, ठीक है, इसके लिए बधावन पोर्ट बनाया जा रहा है महाराष्ट्र में। तो अब है कि क्वेश्चन ये आ रहा है कि आपको बताया कि हमने 11 पोर्ट जो है ऑटोनोमस बॉडी है और एक पोर्ट जो PSU है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि वो PSU पोर्ट कौन है, तो कामराझार पोर्ट लिमिटेड, ठीक है। कामराझार पोर्ट लिमिटेड फॉर्मली नोन एज द इन्नौर पोर्ट इज अ मेजर पोर्ट लोकेटेड इन एन्नौर नियर चेन्नई in the state of Tamil Nadu, India. It is a public sector undertaking and is managed by the कामराझार पोर्ट लिमिटेड। देखिए लिमिटेड लगा हुआ है, जैसे भी कोई PSU कंपनी होती है जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, तो PSU है। लिमिटेड लगी मतलब जैसे, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये सब क्या है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, क्योंकि इसमें कुछ शेयर मार्केट में फ्लोट हुए हैं। तो इस तरह से कामराझार पोर्ट लिमिटेड में शेयर जो है चेन्नई पोर्ट का और मार्केट में फ्लोट हुए हैं। तो अंडर मिनिस्ट्री ऑफ, लेकिन मिनिस्ट्री सेम ही है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ही है, ठीक है। उसका क्या है क्वेश्चन आ सकते हैं, कोस्ट लाइन लेंथ इन इंडिया। इंडिया में जो कोस्ट लाइन लेंथ कितने हैं, मतलब कहाँ कितने जगह पे पानी है जहाँ नदी समुद्र ऐसे करके है जहाँ पे कि कोस्ट लाइन, ठीक है। तो कोस्ट लाइन अप्रोक्सीमेटली 7517 किलोमीटर, कुछ लोग 7520, मतलब एवरेज आप 7500 बोलने से ही सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अप्रॉक्स 7500 किलोमीटर्स हैं। अब नेपाल भूटान का जैसे मैंने चर्चा कर चुका है, ये लैंडलॉक एरिया है। दिस आर द लैंडलॉक कंट्रीज इन साउथ एशिया बॉर्डर्ड बाय द इंडिया एंड चाइना, जिसका कि हमारा हल्दिया और कलकत्ता पोर्ट से ही ट्रेडिंग हो सकता है, ठीक है। तो IW, उसका हम चलते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अभी IWA क्या है कि इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भी जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के अंतर्गत। ये क्या करती है तो इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो IWA है ये स्टेचुरी बॉडी है रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशंस ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया सागर। तो इसमें है, आगे हम इसके बारे में जिक्र डिटेल से किए हैं, अभी आप जान लीजिए क्या है सागरमाला। सागरमाला इज ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। ये पूछा था सागरमाला का नाम सुने हैं, सागरमाला क्या है। तो सागरमाला इज ए स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव to promote port lead development in India by modernizing ports, enhancing connectivity and facilitating the efficient movement of cargo, ठीक है। ये रहा आपका सागरमाला। अब है सागर मंथन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। सागरमाला सागर मंथन refers to a concept related to a port development and management, although it may require further specifies based on your, ठीक है, इंटरव्यू कंटेस्ट। जैसे कि आप क्या हो सकता है कि स्टेक होल्डर्स ऑफ पोर्ट्स, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, क्या स्टेक होल्डर्स हैं। तो स्टेक होल्डर देखिए गवर्नमेंट में क्या हो जाएंगे, इमिग्रेशन पुलिस, कस्टम, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो लोगों को देखते हैं, ये सारे गवर्नमेंट वाले। CISF मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सिक्योरिटी के लिए। और सेम तरह से और आपका ये भी हो सकते हैं टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जो कार्गो मंगा रहे हैं, सारे स्टेक होल्डर्स हैं। स्टेक होल्डर्स इंक्लूड गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट ऑपरेटर्स, पोर्ट अथॉरिटीज, शिपिंग कंपनीज, लॉजिस्टिक फर्म एंड लेबर फोर्स, ये सारे जो है स्टेक होल्डर्स हैं पोर्ट्स के, ठीक है। इसके बाद आपको ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, अभी क्वेश्चन ये आता है कि ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया कौन है। तो ऐसे तो देखिए आप अगर मॉडर्न इंडिया की बात करें तो हमारा यही है जो कि आपका 150वीं वर्षगांठ मना चुका है 2020 में। लेकिन अगर आप हिस्टोरिक बात करें तो द पोर्ट ऑफ लोथल इन गुजरात इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट इन इंडिया, ठीक है, डेटिंग बैक टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ही है। लोथल सबसे पुराना है जो गुजरात में है। लेकिन अगर ऐसे बात करें मॉडर्न में तो ये जो है कलकत्ता पोर्ट ही सबसे ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है। उसके बाद पोर्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्राइटेरिया क्या होता है। अब क्वेश्चन ये है कि पोर्ट परफॉर्मेंस का मॉनिटरिंग क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पोर्ट परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग क्राइटेरिया है वो जैसे होता है बेसिकली आपको
इंक्लूड कार्गो थ्रूपुट, कितना कार्गो हैंडलिंग हो रहा है मिलियन मेट्रिक टन में। टर्न अराउंड टाइम क्या है, एक वेसल को जब वहाँ से लेके आ रहे हैं काम करके जाने में कितना समय लग रहा है, टोटल उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। बर्थ ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, मतलब बर्थ कितना % ऑक्यूपाई रहता है, ठीक है। उसके बाद कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या है, ड्वेल टाइम क्या है, कस्टमर कितने % कस्टमर सेटिस्फाइड है, फीडबैक लेते हैं कस्टमर से। ड्वेल टाइम क्या है, मतलब स्टील पीरियड क्या है कार्गो एंड कंटेनर का डॉक के अंदर। ये सब सारी चीज़ें जो है पोर्ट परफॉर्मेंस में आता है। उसका कस्टम एक्ट्स, कस्टम एक्ट के बारे में जान लीजिए क्या है थोड़ा सा। कस्टम एक्ट गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। बस एक लाइन इंटरव्यू का क्वेश्चन का रिप्लाई ऐसे ही होना चाहिए था। कस्टम एक्ट्स गवर्न द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इन इंडिया इंक्लूड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज। उसका डॉक सेफ्टी रेगुलेशन से भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस क्या है कि ये जो है डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर में आता है, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत आता है। द कस्टम एक्ट गवर्न्स द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स इन इंडिया इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ कलेक्शन हो गया उसका डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस। दीज रेगुलेशंस आर मीन टू इंश्योर द सेफ हैंडलिंग ऑफ कार्गो वेसल ऑपरेशंस एंड वर्कर सेफ्टी एट द डॉक्स, ठीक है। तो ये है एक डॉक सेफ्टी रेगुलेशंस है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका डिप्टी डायरेक्टर होते हैं जो इंश्योर करते हैं डॉक सेफ्टी का, ठीक है। ये अलग डिपार्टमेंट है, बट इनका कंप्लायंस जो है करना ही पड़ता है डॉक में। सेम सी पोर्ट, ड्राई पोर्ट एंड लैंड पोर्ट। आप सी पोर्ट में क्या है, ड्राई पोर्ट क्या है, लैंड पोर्ट क्या है, ये आप समझिए। तो सी पोर्ट क्या है, ये पोर्ट लोकेटेड ऑन द कोस्ट हैंडलिंग सी बॉर्न ट्रेड, जहाँ पे डायरेक्टली सी से कोस्टल कोई कोस्ट पे है, तट पे है, जहाँ सी से हैंडलिंग मतलब वेसल से कार्गो हैंडलिंग हो रहा है, वो सी पोर्ट हो गया। हल्दिया और कलकत्ता क्या है, रिवराइन पोर्ट है, ठीक है। ये रिवर के किनारे है, सी से रिवर में ला करके यहाँ पे डॉक में डॉकिंग कराते हैं, उसके बाद हैंडलिंग करते हैं। तो ओनली रिवराइन पोर्ट इन इंडिया है कलकत्ता, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ठीक है। उसके बाद सी पोर्ट हो गया जो सी में हैंडलिंग हो रही है। उसका ड्राई पोर्ट, ड्राई पोर्ट क्या है, एन इनलैंड टर्मिनल कनेक्टेड टू ए सी पोर्ट बाई रेल और रोड। जो इनलैंड टर्मिनल कहीं भी है बना दिया गया है जो कि सी पोर्ट से कनेक्टेड है बाई रेल और बाई रोड, तो उसको हम ड्राई पोर्ट बोलते हैं। वो सब जगह है आपका, जैसे कि आपका लुधियाना में है, पटना में है, तो ये ड्राई पोर्ट हो गया। लैंड पोर्ट, लैंड पोर्ट क्या है, ए बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। जैसे कि आपका जोगबनी हो गया, रक्सौल हो गया, इन जगहों पे क्या है जहाँ पे आईसीपी होता है, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट होते हैं, वो लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2010 के अंतर्गत आता है। तो लैंड पोर्ट हो गया जो बॉर्डर, ये बॉर्डर सिंपल एक लाइन में रिप्लाई, लैंड पोर्ट ए बॉर्डर क्रॉसिंग फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन कंट्रीज। डायरेक्ट बॉर्डर पे जो होता है वो लैंड पोर्ट हो गया। ड्राई पोर्ट जो हो गया जहाँ से कनेक्टिविटी दिया हुआ है सी एंड रेल का, जो कि मेजर ये सी पोर्ट पहुँचा सके, और सी पोर्ट तो सी ही हो गया, रिवराइन पोर्ट जो है। तो डिफरेंस बिटवीन डॉक, पोर्ट एंड हार्बर। अगला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डॉक क्या है, पोर्ट क्या है, हार्बर क्या है, ये आपको कुछ पूछा जा सकता है कि हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट बोलते हैं, ऐसा क्यों। तो देखिए डॉक क्या है, स्पेस, कोई जगह खुला, ठीक है। वेयर शिप्स आर मूर्ड एंड लोडेड अनलोडेड। मूर्ड मतलब इसको बांधे हम, बर्थिंग की है, ठीक है, मतलब मूरिंग रोप जो होता है उसको हम बांधते हैं। तो ऐसा स्पेस बना हुआ है जहाँ की बोया रहता है, मूरिंग बोया, मतलब हम बांधते हैं जहाज़ को, स्पेस वेयर जहाज़ को बांध के रखते हैं और जहाँ कार्गो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसको डॉक बोलते हैं। सीधी क्वेश्चन है। पोर्ट क्या है, मतलब हार्बर, ठीक है, विथ फैसिलिटीज़ फॉर द डॉकिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शिप्स, जहाँ पे डॉकिंग अनलोडिंग का शिप होना चाहिए और ये हार्बर होना चाहिए, ठीक है, वहाँ पे। अब हार्बर क्या है, तो हार्बर क्या है, प्रोटेक्टेड बॉडी ऑफ वाटर वेयर शिप्स कैन शेल्टर, जहाँ पे शिप शेल्टर कर सकता है वो हार्बर हो गया। तो आपका हार्बर और पोर्ट डॉक तीनों का सेपरेट सेपरेट जो है आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखिए क्या है कि कोस्टल सर्विसेज। कोस्टल सर्विसेज क्या है, कोस्टल सर्विसेज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। कोस्टल क्या होता है, कोस्टल सर्विसेज फॉरेन सर्विसेज। फॉरेन मतलब विदेश जो सामान जा रहा है विदेश से आ रहा है। कोस्टल सर्विसेज मतलब रेफर टू द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स अलोंग a coast along a country coastline typically by sea, ठीक है। दिस सर्विस इन्वॉल्व शिप और वेसल्स डेट ऑपरेट बिटवीन पोर्ट्स विद इन द सेम कंट्री। सपोज यहाँ से विशाखापट्टनम गया, विशाखापट्टनम से पारादीप गया, वो इस तरह से जो है इंडिया के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जा रहा है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में, तो वो हो गया कोस्टल सर्विसेज, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कोस्टल सर्विसेज के बारे में। तो अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद पूछा सकता है, देखिए कोस्टल कार्गो हैंडलिंग के लिए बहुत सारा छूट होता है गवर्नमेंट के, ठीक है, ताकि उसका चार्जेस जो होता है, सर्विस चार्जेस कम लिया जाता है और ये जो है ड्यूटीज़ भी कम होते हैं इन इंडिया। अब है कि इनलैंड वाटरवेज आर क्रूशियल फॉर। इनलैंड वाटरवेज क्या है, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज इंडिया की नदियों में जो हम लोग सुगम यातायात सुविधा को सुगम बनाने के लिए कार्गो हैंडलिंग को, उसको कुछ बांट दिया गया है। उसके बारे में डिटेल्स देखिए IW के अंदर में आता है। उसमें से देखिए इनलैंड वाटरवेज, नेशनल वाटरवेज 1, जो कि बोलते हैं कि
ये हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक है, ठीक है। तो इंडिया हैज़ डेवलप्ड सेवरल नेशनल वाटरवेज विच वाज क्रूशियल प्रमोटिंग इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। दिस वाटरवेज आर क्लासिफाइड एंड मेंटेन बाय द इनलैंड IWAI जो बोला। देयर आर करेंटली 5 नेशनल वाटरवेज दैट आर ऑपरेशनल एंड हैव सिग्निफिकेंट ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल। बाकी भी है लेकिन 5 जो है ऑपरेशनल है। उसमें देखिए पहला क्या है, NW1, जैसे कि नेशनल हाईवे कैसे होता है सेम इस तरह से नेशनल वाटरवेज 1, ये आप ध्यान में रखिए, ये क्योंकि हल्दिया से संबंधित है। तो गंगा भागीरथी किस किस नदी में शामिल है, गंगा भागीरथी हुगली रिवर तीनों है। यहाँ से हुगली से चलती है मतलब हल्दिया से, और ये भागीरथी गंगा होते हुए जाके इलाहाबाद में गंगा में ही जाती है। मतलब ये अप्रोक्सीमेटली 1620 किलोमीटर का लेंथ है। इसका जो स्पैन है वो 1620 किलोमीटर का है, जो कि हल्दिया से लेकर के इलाहाबाद तक जाती है, ठीक है। तो नेशनल वाटरवेज जोन समझ में आ गया, लेंथ का समझ में आ गया, 1620 किलोमीटर है। तो ठीक है, इसमें से जहाज़ जो है अभी तक रिसर्च चल रहा है, लेकिन जहाज़ जा रही है, छोटे छोटे जहाज़ 40 कंटेनर लेके गए हैं, बार्जेस गए हैं पटना तक, इलाहाबाद। इस तरह से धीरे धीरे कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा कि जो है ड्रेजिंग करवा करके यहाँ पे हम NW इनलैंड वाटर मूवमेंट करा सकें, जिससे कि कार्गो का कॉस्टिंग काफ़ी कम सस्ता पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। सेम नेशनल वाटरवेज 2 जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर, वो भी अबाउट 891 किलोमीटर से ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। इसका रूट क्या है, थ्रू द स्टेट ऑफ असम फ्रॉम सदिया टू धुबरी। ये सदिया से धुबरी तक जाती है, ठीक है। उसका नेशनल याद रखिए, सदिया धुबरी। हुगली पहला जो हो गया हल्दिया से आपका इलाहाबाद, दूसरा सदिया से धुबरी, तीसरा जो है वेस्ट कोस्ट कैनाल है, ये 205 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इसका भी रूट दिया हुआ है इस तरह से, आप देख लीजिए। इस 1 2 3 4 5 क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिए, ठीक है। उसका अदर इनलैंड वाटरवेज इंडिया, इसके अलावा बहुत सारा है, चिल्का लेक, गंगा रिवर, ये सब सागरमाला प्रोजेक्ट। तो आपको बोल ही दिया पहले, दिस इज अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू प्रमोट पोर्टली डेवलपमेंट एंड इंप्रूव इंडियाज लैंड वाटर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मतलब एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंटीग्रेट इनलैंड वाटरवेज विद द रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट, अलाउइंग फॉर सीमलेस कार्गो मूवमेंट अक्रॉस डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मोड्स। मल्टी मोड मतलब मल्टी मोड पर कई सारे मोड्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन, इसको इनलैंड में बढ़ावा देने के लिए बनाया गया, इसलिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। एडवांटेज ऑफ इनलैंड वाटरवेज इंडिया, इन वाटरवेज जब इनलैंड वाटरवेज का क्या एडवांटेज हो सकता है, इसमें देखिए एक तो होगा कॉस्ट इफिशिएंसी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स बाय इनलैंड वाटरवेज इज ऑफन चीपर देन द रोड एंड रेल, क्योंकि ज़्यादा कार्गो चला जाएगा भर के तो वैसे सस्ता पड़ेगा रोड रेल से। दूसरा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इसमें क्या है कि जो पॉल्यूशन ज़्यादा रोड रेल से धुआं निकलेगा उसमें कोई बहुत कम, उसकी अपेक्षा बहुत कम। वाटरवेज प्रोड्यूस लोअर इमिशन पर टन ऑफ कार्गो, मेकिंग देम अ मोर सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। उसका क्या, रिड्यूस कंजेशन जो रोड पे जाम होती है, रेलवे का होता है, वो सब नहीं मिलेगा, पानी से सीधे चला जाएगा। उसका रीजनल कनेक्टिविटी, इट प्रोवाइड्स बेटर कनेक्टिविटी बिटवीन रिवराइन, कोस्टल एंड पोर्ट एरियाज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा। इस तरीके से कंटेनर, अब है कि अब अगला चीज़ आएगा कंटेनर फ्रेट स्टेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। CFS क्या है, तो कंटेनर फ्रेट स्टेशन CFS इज ए फैसिलिटी लोकेटेड नियर सी पोर्ट्स, प्राइमरली यूज्ड फॉर, ठीक है, कंसोलिडेशन एंड डिकंसोलिडेशन ऑफ कार्गो। इट एक्ट्स एज द इंटरमीडिएटरी स्टेशंस फॉर कार्गो बीइंग शिप्ड भाया कंटेनर्स। द CFS handles cargo before it loaded onto the ship or after it हैज़ अराइव्ड एट द पोर्ट। देखिए पोर्ट पे सबसे पहले आता है तो कंटेनर क्या करते हैं, वो ये 2 तरह कंटेनर होते हैं, थ्रू CFS जाएंगे, डायरेक्ट डिलीवरी होंगे, DPD कंटेनर डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, और जो है DPDDU जो बोलते हैं, DP इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, डायरेक्ट पोर्ट एंट्री जो हुआ एक्सपोर्ट कंटेनर्स में। और दूसरा थ्रू CFS कंटेनर, तो CFS में स्टफिंग डीस्टफिंग वहीं पे होंगे, कस्टम के अंडर द सर्विलेंस ऑफ कस्टम। तो ये चीज़ें हो गया कंटेनर फ्रेट स्टेशन, ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा इनलैंड कंटेनर डिपो, ICD क्या होता है, इनलैंड कंटेनर डिपो। इनलैंड कंटेनर डिपो क्या है, डेफिनेशन है, ICD इज अ ड्राई पोर्ट, उसको ड्राई पोर्ट भी बोलते हैं। और इनलैंड फैसिलिटी इक्विप्ड टू हैंडल कंटेनर्स एंड परफॉर्म एक्टिविटीज लाइक लोडिंग, अनलोडिंग एंड स्टोरेज ऑफ कार्गो। इट एक्ट्स एज द एक्सटेंशन ऑफ ए सी पोर्ट एंड इज टाइपिकली लोकेटेड अवे फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इन द हिंटरलैंड रीजन ऑफ अ कंट्री। समझ में आ गया। CFS ICD में अंतर क्या है, CFS जो पोर्ट एरिया में होता है, जो कि जस्ट लोडिंग अनलोडिंग से पहले वहाँ पे स्टफिंग डीस्टफिंग कस्टम चेक ये सब होता है, वहाँ से ला करके पोर्ट पे भी रखा जाता है। और ICD क्या होगा कि ड्राई पोर्ट की तरह है, दूर से कनेक्टिविटी है, जहाँ पर से वहाँ पर कनेक्टिव करके सी पोर्ट में भेजा जाता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक क्वेश्चन आता है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है, ठीक है। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में बता देता हूँ आपको। इट इज़ अ डिजिग्नेटेड एरिया विदिन अ country that operates under specific economic regulations that differs from the rest of the country. Special economic zones are established to attract foreign and domestic investment by offering various incentives such as tax exemptions, infrastructure benefits, and simplified business procedures.
मतलब जो है पोर्ट एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं ताकि कि लोग आकर के अपना इंडस्ट्री लगाए, उसको टैक्स फ्री रखेंगे, जो भी ये चीज़ें कम से कम चार्जेस लेंगे रेंट। तो ही तो पोर्ट का सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होगा, बिजनेस कैसे होगा, जब वहाँ पे कंपनी रहेगी, कंपनी का कार्गो कच्चा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा, जो मंगवाएंगे, फिनिश प्रोडक्ट को सेल करने का जरूरत पड़ेगा, जो वहाँ से भेजेंगे। तो इसलिए पोर्ट लीड इंडस्ट्री के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया जाता है। एज ए रिसेंट डाटा, इंडिया हैज़ अ टोटल 12 मेजर पोर्ट्स एंड ओवर 200 माइनर पोर्ट्स। कितने पोर्ट्स पूछे जा सकते हैं अभी तक इंडिया में, कितने मेजर पोर्ट्स हैं? तो 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 माइनर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड माइनर पोर्ट्स जो हैं वो है जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब कौन कौन से पोर्ट हैं, आपको ये तो मुंह पे होना चाहिए कि देखिए, यहाँ से अगर कलकत्ता से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट हो गया, उसके बाद पारादीप पोर्ट हो गया, फिर बीओ चिदम्बरम पोर्ट अथॉरिटी हो गया, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, पारादीप का विशाखापट्टनम पोर्ट हो गया, फिर चेन्नई पोर्ट हो गया, फिर बीओ चिदम्बरम पोर्ट हो गया, फिर कोचीन पोर्ट अथॉरिटी, न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी, मार्मुगांव पोर्ट अथॉरिटी, सब वेस्टर्न साइड में चले गए हैं। फिर मुंबई पोर्ट अथॉरिटी हो गया आपका, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, कामराजार पोर्ट लिमिटेड। तो इस तरीके से टोटल जो है 12 पोर्ट का आपको मुज़बानी पता होना चाहिए कि कहाँ कौन कौन से 12 पोर्ट हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं, मेजर पोर्ट्स इन इंडिया हो गया। और अब कहाँ कार्गो किस तरह के होते हैं पोर्ट में, देखिए कार्गो के कई कैटेगरीज हैं। पहले ड्राइबल कार्गो। ड्राइबल कार्गो क्या होता है? ड्राइबल कार्गो रेफर्स टू ए लूज अनपैक्ड कार्गो दैट इज टाइपिकली ट्रांसपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज इन द होल्ड ऑफ अ सीप। ऐसे एक वेसल में 4-5 होल्ड्स, मतलब बक्से बने होते हैं, खाना होते हैं, 4 खाना, 5 खाना, 6 इस तरह से होता है। 3 खाना, 2 खाना भी होता है। तो 2, 3, 4, 5, 7, 9 जो देखिए अब में क्या है, जो केप वेसल उसमें 9 खाना होता है, जो पैनामैक्स वेसल्स हैं उसमें 5 खाना होता है। ये आपको थोड़ा धीरे करके वैसे पिक्चर वगैरह देखिए, समझ में आ जाएगा गूगल डाल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए कि जो है ड्राइबल कार्गो होते हैं, जो कि बल्क कार्गो होते हैं, लूज होते हैं, वो भर के आते हैं, वो क्रेन से उतार के यहाँ पे हैंडलिंग किया जाता है, लोडिंग अनलोडिंग जो भी है, एजर मैकेनिकल और मैनुअल जो भी है। यूजुअली लोडेड टू अनलोड यूजिंग स्पेसिफिक इक्विपमेंट सच एज कन्वेयर बेल्ट्स, क्रेन्स एंड ग्रैब्स, ठीक है। इसका गुण क्या है? तो जनरली ट्रांसपोर्टेड इन बल्क, नॉट पैकेज एंड कंटेनराइज। इसमें कोई कंटेनर में डाल के या पैकेज करेंगे, डायरेक्टली ओपन बल्क आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, जैसे क्या क्या हो गया, ग्रेन हो गया, कोल हो गया, आयरन हो गया, लाइम स्टोन हो गया, सीमेंट क्लिंकर होगा, फर्टिलाइजर हो गया, साल्ट हो गया, बॉक्साइड हो गया, सब सारे क्या है ड्राई बल्क हैं। और आरपी कोक हो गए, मतलब रॉ पेट्रोलियम कोक। उसका ट्रांसपोर्ट यूजुअली कैरिड ऑन बल्क कैरियर्स, लार्ज शिप डिजिनेटेड टू कैरी ड्राई बल्क कार्गो। जैसे बोला ना, इसमें सुपर मैक्स, पैनामैक्स, हैंडीमैक्स वेसल का टाइप्स हैं, इस तरह से केप वेसल साइज़ के हिसाब से एलओए। तो इस तरह से देख लीजिए, इसके हिसाब से होते हैं। लिक्विड बल्क कार्गो। अब लिक्विड बल्क कार्गो क्या है? लिक्विड बल्क जो है वो है refers to a liquid commodities that are transported in large quantities. Like dry bulk, liquid bulk is generally carried in a bulk form and does not require packaging. However, it is loaded and unloaded using tanks, pipelines और pumps. तो क्या है कि पाइपलाइन के थ्रू कार्गो डिस्चार्ज हो जाता है या लोड हो जाता है, जो आगे टैंक टर्मिनल होते हैं जहाँ पे जाके जमा कर लेते हैं, ठीक है। कंप्रेसर के माध्यम से प्रेशर दे करके उसको जो है डिस्चार्ज कर लिया जाता है वेसल से, ठीक है। इस तरह से ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड फॉर्म, रिक्वायर्स टैंकर्स, ठीक है, ऑफन इन्वॉल्व्स hazardous materials, so proper handling and safety measures are essential. एग्जाम्पल क्रूड ऑयल हो गया, एलपीजी हो गया, प्रोपेन एंड ब्यूटेन जो होता है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, गैसोलीन, डीजल, एचएसडी, हाई स्पीड डीजल, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी, वेजिटेबल ऑयल, सीपीओ, सीडीएसबीओ, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये सब सारे जो है, वाइन, ये सब सारे लिक्विड बल्क कार्गो। उसके बाद क्या है कि कंटेनराइज कार्गो हो गया, जो कंटेनर में जाते हैं। उसके बाद ब्रेक बल्क कार्गो होता है, जिसको कि हम पैकेजिंग करके भेजते हैं, जैसे खाद का हो गया, यूरिया पैकेट हो गया, चीनी पैकेट हो गया, 50 kg, 25 kg, ये सब ब्रेक बल्क कार्गो में आता है। तो उसके बाद ये हो गया इसका ट्रांसपोर्टेशन। अब आपको बता दूं कि मिनिस्ट्री कौन है, आपको जाने पहले आप जान लीजिए चेयरमैन सर कौन है, डिप्टी चेयरमैन कौन है, ठीक है। इन चीज़ों का नाम देख लीजिए वेबसाइट से। उसके बाद श्री सर्बानंद सोनेवाल जो है क्या है हमें, तो ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, स्टेट शिपिंग एंड वाटरवेज है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? श्री शांतनु ठाकुर, जो कि कलकत्ता के ही हैं, बंगाल के ही ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बंगाल के लोग ये जरूर जान लीजिए, शांतनु ठाकुर जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, मतलब पोर्ट सेक्टर के लिए। और जो है आपका हमने बोल दिया है सर्बानंद सोनेवाल जो है वो हेड, मतलब मेन मिनिस्टर हैं इस डिपार्टमेंट के। अब द डिफरेंस बिटवीन एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आएगा कि एक्ट क्या है, रूल क्या है, रेगुलेशंस क्या है, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, खासकर एचआर वाले से क्वेश्चंस, ठीक है। एक्ट, दिस इज ए लॉ पास्ड बाय द लेजिस्लेटिव बॉडी लाइक पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। इट प्रोवाइड्स द ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस राइट्स एंड ड्यूटीज बट डज नॉट ऑलवेज इंक्लूड द डिटेल्ड प्रोसीजर फॉर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है।
रूल क्या है? दिस आर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट और एन ऑथराइज्ड बॉडी टू डिफाइन द प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द एक्ट। जो एक्ट बना उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल बनाया जाता है, ठीक है। रूल हेल्प्स क्लैरिफाई हाउ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शुड बी अप्लाइड एंड इन्फोर्स्ड। समझ में आ गया? एक्ट क्या है? मैनुअल एक्ट बन गया। अब रूल्स क्या है? उसको एक्ट को लागू करने के लिए बनाया। अब रेगुलेशंस क्या है? The regulations, these are more specific than rules and often made by regulatory authorities or government department to oversee detailed operation aspects within a sector of industry. Regulations ensure compliance and enforcement with respect to the broader objectives set in the act. सब एक्ट मतलब एक्ट मेन चीज़ हो गया, जैसे मर्जर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट हो गया, ठीक है। एक्ट मेन चीज़ हो गया। एक्ट के आधार पे रूल्स बना फॉलो करवाने के लिए, और फिर जो दिक्कत आई उससे रेगुलेशंस बना दिए ताकि प्रैक्टिकली सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। थिंक ऑफ इट लाइक दिस, द एक्ट सेट्स द लॉ, रूल्स एक्सप्लेन हाउ इट शुड बी फॉलोड एंड रेगुलेशंस इंश्योर इट्स प्रैक्टिकल इन्फोर्समेंट। बस यही है एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। अब आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद द डिफरेंस बिटवीन सिंपैथी एंड एम्पैथी। अगर एचआर का इंटरव्यू है तो 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि इन लाइज इन हाउ वी कनेक्ट विद द अदर्स इमोशंस, ठीक है। इसमें देखिए क्या है कि सिंपैथी क्या है। सिंपैथी मतलब दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग समवन्स फीलिंग फ्रॉम डिस्टेंस एंड फीलिंग sorry for them. You acknowledge their pain but does not necessarily feel it yourself, ठीक है, but don't necessarily feel it yourself. Example, saying I am sorry you are going through this. Empathy क्या है? This is deeper. It means feeling what the other person is experiencing and putting yourself in their shoes emotionally. You relate to their emotions as if they were your own. Example, saying I can imagine how painful this must be for you. तो आप सिंपैथी निपैथी में अंतर समझ गए होंगे क्या है। ये काफ़ी ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका। अब है कि डिजिनेशन ऑफ हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स भी बता ही दिया। तो इस तरह से ये वीडियो आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप इसको देख लीजिए, इसको इंटरव्यू देने जाइए। मैं आशा करता हूँ कि 50% क्वेश्चन तो इससे ज़रूर मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।